दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बच्चे अपने नाना को देखने की जिद कर रहे थे। मेरा नाम पलक है। हम दो भाई बहन थे। मेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम आरव था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था और बचपन से ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। हम दोनों हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। अगर स्कूल में किसी ने मुझे परेशान किया होता तो सबसे पहले भैया ही मेरे साथ खड़े होते, और अगर उन्हें किसी बात की टेंशन होती तो वो सबसे पहले मुझे बताते थे। हम अपने माता पिता के साथ एक बड़े और खुशहाल घर में रहते थे। हमारे परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। मेरे पिताजी एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जहां अलग अलग तरह की दवाइयां बनाई जाती थी और फिर उन्हें देश के कई शहरों में सप्लाई किया जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये बिजनेस खड़ा किया था, इसलिए शहर में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जानते थे, क्योंकि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। अगर किसी गरीब मरीज के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कई बार पिताजी खुद उसकी मदद कर देते थे। हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी भी उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। हमारा परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, कई गाड़ियां थी और घर में काम करने के लिए नौकर भी थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे माता पिता ने कभी हमें घमंड करना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मेरी माँ भी बहुत समझदार और प्यार करने वाली थी। वो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती थी और हमेशा वो इस बात का ध्यान रखती थी कि हम दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। हर सुबह हम सब साथ में नाश्ता करते थे, रात को भी खाना ही एक साथ ही खाते थे और दिन भर की बातें करते थे। इसलिए हमारे घर में हमेशा अपनापन बना रहता था। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा अच्छे नंबर लाने की कोशिश करती थी। मेरे बड़े भैया आरव भी शुरू से बहुत मेहनती थे। उन्हें दवाइयों और मेडिकल की पढ़ाई में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने बी फार्मा करने का फैसला किया था। उनकी पढ़ाई अब लगभग पूरी होने वाली थी और वो आगे चलकर पिताजी के बिजनेस से जुड़ना चाहते थे, ताकि कंपनी को और आगे बढ़ा सके। पिताजी भी चाहते थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भैया उनके साथ काम संभाले और धीरे धीरे पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें। लेकिन मेरे सपने उनसे बिल्कुल अलग थे। मुझे बचपन से ही नई नई जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता था। मैं अलग अलग देशों के बारे में पढ़ती थी, वहाँ की यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के बारे में जानकारी जुटाती रहती थी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करूं, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करूं और अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद मैं रोज अपने रिजल्ट का इंतजार करती थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरा रिजल्ट आया। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। पूरे घर में खुशी का माहौल था। माँ ने मिठाई मंगवाई, पिताजी ने मुझे गले लगाकर शाबाशी दी और भैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पहले से पता था कि मेरी बहन बहुत अच्छे नंबर लाएगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे मन में एक और सपना था जिसे पूरा करना अभी बाकी था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं बीबीए की पढ़ाई भारत में नहीं बल्कि लंदन जाकर करूंगी, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई और माहौल मुझे हमेशा से ही आकर्षित करता था। मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट की अच्छी शिक्षा लेकर वापस आऊं और अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे सिर्फ मेरे पिताजी की बेटी के नाम से नहीं, बल्कि मेरी अपनी पहचान से जाने। जब मैंने पहली बार ये बात पिताजी को बताई तो वो कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, पलक, तुम अभी बहुत छोटी हो, इतनी दूर अकेले कैसे रहोगी? हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। मैं मुस्कुराकर उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि पापा, आपने ही तो हमेशा सिखाया है कि बड़े सपने देखो। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो फिर उन्हें पूरा कैसे करूंगी? मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। मेरी बातें सुनकर माँ की भी आंखें भर आईं, क्योंकि वो मुझे अपने से इतनी दूर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरे सपनों के बीच भी नहीं आना चाहती थी। अगले कई दिनों तक घर में इसी बात पर चर्चा होती रही। पिताजी बार बार सोचते कि मुझे भेजे या नहीं। आखिर उन्होंने मेरी खुशी और मेरे भविष्य को देखते हुए
मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारा सपना है तो हम तुम्हें जरूर बाहर पढ़ने भेजेंगे, लेकिन तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़कर उनके गले लग गई और बार बार उनका धन्यवाद करने लगी। उसके बाद लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सारी तैयारी शुरू हो गई। मेरे जरूरी दस्तावेज तैयार किए गए, पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी हुई, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर भी आ गया। जब मेरे हाथ में वो लेटर आया तो मुझे पहली बार यकीन हुआ कि अब मेरा सपना सच होने वाला है। घर में हर कोई मेरे लिए खुश था। भैया बार बार मुझे विदेश में रहने के तौर तरीके समझाते थे और कहते थे कि किसी भी परेशानी में सबसे पहले मुझे फोन करना। माँ मेरे लिए नए कपड़े खरीदती, जरूरी सामान पैक करती और बार बार यही कहती कि अपना खाना समय पर खाना और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना। उधर पिताजी मेरे रहने और पढ़ाई की हर व्यवस्था कर रहे थे ताकि मुझे वहाँ किसी तरह की परेशानी न हो। जैसे जैसे मेरे जाने का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल में खुशी के साथ थोड़ी घबराहट भी बढ़ रही थी, क्योंकि पहली बार मैं अपने परिवार से इतनी दूर रहने वाली थी। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का जो जुनून मेरे अंदर था, उसने मेरे सारे डर को छोटा कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का ये नया सफर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आगे चलकर मेरी जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले थे जो हमेशा के लिए मेरी पूरी दुनिया बदल देंगे। मेरा पासपोर्ट बनकर तैयार हो चुका था और लंदन जाने की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। अब सिर्फ 2 दिन बाद मुझे पहली बार अपने घर परिवार से इतनी दूर पढ़ाई के लिए जाना था। उन 2 दिनों में घर का माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ मैं अपने नए सफर को लेकर बहुत खुश थी, तो दूसरी तरफ माँ बार बार मुझे देखकर भावुक हो जाती थी। वो मेरे लिए बार बार सामान चेक करती, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। पिताजी बार बार मेरे जरूरी कागज देखते, पासपोर्ट, टिकट, वीजा, यूनिवर्सिटी के सारे दस्तावेज एक फाइल में ठीक से रखवाते। भैया मुझे समझाते रहते कि वहाँ किसी भी अनजान इंसान पर जल्द ही भरोसा मत करना और अगर कभी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले मुझे फोन करना। देखते ही देखते वो दिन भी गुजर गए और आखिर वो सुबह आ गई जिसका मुझे कई महीनों से इंतजार था। मैं जल्दी उठी, तैयार हुई और घर के मंदिर में जाकर ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया। फिर माँ, पिताजी और भैया के पैर छुए। माँ ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मेरे सामने रोना नहीं चाहती थी। पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि हमेशा मेहनत करना और अपना नाम रोशन करना। मैं मुस्कुराई, लेकिन उस समय मेरे भी आंसू निकल आए, क्योंकि पहली बार मैं अपने परिवार से इतनी दूर जाने वाली थी। हम सब साथ में एयरपोर्ट पहुंचे। वहां जाकर चेक इन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। फिर वो समय भी आ गया जब मुझे सबको अलविदा कहना था। मैंने एक बार फिर माँ, पिताजी और भैया को गले लगाया और फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रही थी और वो लोग भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। फ्लाइट में बैठने के बाद जब जहाज ने उड़ान भरी तो मेरे दिल में खुशी भी थी और अपने घर से दूर होने का हल्का सा दुख भी, लेकिन मुझे अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। कई घंटों के लंबे सफर के बाद आखिरकार मैं लंदन पहुंच गई। वहां की साफ सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और बिल्कुल अलग माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने पहले पिताजी को फोन किया और कहा, पापा मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ। मेरी आवाज सुनकर घर के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद मैं टैक्सी से अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां जाकर मैंने अपने एडमिशन की बाकी सभी औपचारिकताएं पूरी की। मेरे सारे दस्तावेज जांचे गए। फिर मुझे मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे हॉस्टल का कमरा भी मिल गया। हॉस्टल काफी बड़ा और बहुत साफ सुथरा था। वहां दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए छात्र रहते थे। किसी का संबंध यूरोप से था, कोई एशिया से आया था, तो कोई अफ्रीका से। हर किसी की भाषा अलग थी, हर किसी की संस्कृति अलग थी, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे और मदद करने वाले थे। मुझे एक सिंगल कमरा मिला जिसमें एक बेड, एक स्टडी टेबल, एक अलमारी और पढ़ाई के लिए सारी जरूरी चीजें थी, जबकि किचन, स्टडी एरिया, लॉन्ड्री और कॉमन रूम सभी छात्र मिलकर इस्तेमाल करते थे। शुरुआत में मुझे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सब कुछ नया था, नई जगह, नए लोग, नई भाषा और नया रहन सहन। लेकिन मैंने खुद को जल्द ही उस माहौल के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक मैं सिर्फ अपनी क्लास और हॉस्टल तक ही रहती थी। फिर धीरे धीरे मैंने आसपास की जगह को भी देखना शुरू किया। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत सुंदर था। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी जहाँ हजारों किताबें थी। अलग अलग विषयों पर पढ़ने की पूरी सुविधा थी। पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा था कि वहाँ बैठते ही पढ़ने का मन करने लगता था।
कुछ ही दिनों में मेरी क्लास के कई छात्रों से दोस्ती हो गई। उनमें कुछ भारतीय छात्र भी थे और कुछ दूसरे देशों से आए हुए थे। हम सब साथ में क्लास अटेंड करते, लाइब्रेरी में बैठकर असाइनमेंट पूरा करते और कभी-कभी खाली समय में आसपास घूमने भी निकल जाते। धीरे धीरे मेरी कुछ अच्छी सहेलियां भी बन गई, जिनके साथ मेरा काफी अच्छा समय बीतने लगा। हम लोग साथ में खाना बनाते, कभी बाहर कॉफी पीने चले जाते, तो कभी पार्क में बैठकर घंटों बातें करते थे। उन सब से मिलकर मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि लंदन अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि मेरा दूसरा घर बनता जा रहा है। अब मेरी पूरी दिनचर्या भी तय हो गई थी। मैं सुबह समय पर उठती, तैयार होकर कॉलेज जाती, पूरे ध्यान से लेक्चर सुनती, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती और शाम को हॉस्टल वापस आकर अगले दिन की तैयारी करती। मुझे बिजनेस और मैनेजमेंट के विषय बहुत पसंद थे, इसलिए मैं हर क्लास में पूरी मेहनत से पढ़ती थी। मेरे टीचर्स भी मेरी लगन देखकर खुश रहते थे। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि हर असाइनमेंट समय पर पूरा करूं और अच्छे नंबर लाऊं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत भरोसा किया है और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखती थी। समय पर खाना खाती और जब भी थोड़ा समय मिलता तो हॉस्टल के पास बने पार्क में टहलने चली जाती थी। हालांकि मैं अपने नए माहौल में अच्छी तरह घुल मिल गई थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने परिवार की याद बहुत आती थी। इसलिए मैं लगभग हर 2-3 दिन में घर पर वीडियो कॉल कर लिया करती थी। माँ हमेशा पूछती थी कि खाना ठीक से खा रही हो ना। पिताजी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते और भैया मजाक करते कि विदेश जाकर हमें भूल मत जाना। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे हजारों किलोमीटर दूर होकर भी उनके बहुत करीब हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं लंदन की जिंदगी में पूरी तरह से सेटल होती चली गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था और बहुत ही जल्द मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली थी जो आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। एक दिन की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से अपनी क्लास खत्म करके हॉस्टल वापस आई थी। उस दिन काफी थक गई थी, इसलिए कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठ गई और अगले हफ्ते होने वाले असाइनमेंट की तैयारी करने लगी। बाहर हल्की ठंड थी और कमरे में बिल्कुल शांति थी। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने बिना ध्यान दिए फोन उठाया तो देखा भैया का कॉल था। मुझे लगा हमेशा की तरह वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए फोन कर रहे होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुनी मेरा दिल घबरा गया। उनकी आवाज बहुत कांप रही थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने तुरंत पूछा, भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ पल तक तो वो चुप रहे, फिर बड़ी मुश्किल से बोले, पलक तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने घबराकर कहा, भैया जल्दी बताइए, आखिर हुआ क्या है? तब उन्होंने रोते हुए कहा, आज माँ और पिताजी की शादी की सालगिरह थी। मैंने दोनों को बाहर लंच पर भेजा था। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब घर वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, फिर माँ और पापा कैसे हैं? भैया की तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, पलक हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो शायद कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कुछ देर पहले तक सब ठीक था और अब मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी आवाज सुनकर मेरी रूममेट दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने मुझे इस हालत में देखा तो घबरा गई। उसने तुरंत मेरा फोन उठाया, जो अब भी कॉल पर था। फिर उसने भैया से बात की। उन्होंने उसे सारी बात बताई। मेरी रूममेट ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, मुझे पानी पिलाया और बार बार कहा कि खुद को संभालो। लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी की बात सुनने की हालत में ही नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि मुझे किसी भी हालत में अपनी माँ को आखिरी बार देखना है। मैं तुरंत उठी, जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार किया, जरूरी सामान रखा और बिना समय गवाए टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। पूरे रास्ते मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बार बार ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह मुझे जल्दी से जल्दी भारत पहुंचा दे। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने सबसे पहले फ्लाइट की जानकारी ली, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
एयरलाइन के कर्मचारियों ने बताया कि खराब मौसम और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जब तक समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक कोई भी फ्लाइट रवाना नहीं होगी। मैंने उनसे बार बार कहा कि मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया, मेरी माँ का निधन हो चुका है, मुझे हर हाल में भारत जाना है। लेकिन उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा कि वो मेरी मजबूरी समझते हैं, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने दूसरी एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर भी कोशिश की, अलग अलग वेबसाइट पर टिकट देखी, कई जगह फोन किए, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला कि अभी कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। एयरपोर्ट के कोने में बैठकर लगातार रोती रही। हर मिनट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे और दूर होती जा रही है। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि काश किसी तरह मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और अपनी माँ को आखिरी बार देख लूं, लेकिन मैं पूरी तरह बेबस थी। उस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि मैं इतनी दूर पढ़ने क्यों आई। अगर मैं भारत में होती तो कम से कम अपनी माँ को आखिरी बार देख तो पाती। मैं हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला। आखिर मैंने कांपते हाथों से फिर भैया को फोन लगाया। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, यहाँ तकनीकी दिक्कतों की वजह से सारी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। मैं चाहकर भी नहीं आ पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे आऊँ? मुझे माँ को आखिरी बार देखना है। भैया ने खुद अपने आंसू रोकते हुए मुझे समझाया और कहा, पलक, खुद को संभालो। मैं जानता हूँ तुम कितनी परेशान हो, लेकिन यहाँ हालात बहुत मुश्किल हैं। पिताजी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं आ सकती तो हमें माँ का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया जा सकता। तुम खुद को संभालो, जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी तुम आ जाना। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस फोन कान से लगाए लगातार रोती रही। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। मैं अपनी माँ को आखिरी बार देखने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन किस्मत ने मुझे ये मौका भी नहीं दिया और यही बात मुझे अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। जबकि दूसरी तरफ मेरा भाई अकेला अपनी माँ को खोने का दुख सह रहा था और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे पिताजी को संभालने की कोशिश कर रहा था। और मैं हजारों किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ रो सकती थी, क्योंकि उस समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। माँ के जाने का दुख मेरे दिल से कभी नहीं गया, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इसीलिए मैंने खुद को संभालना शुरू किया और एक बार फिर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो माँ पिताजी का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं हर दिन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। मेरी और भैया की लगभग रोज फोन पर बात होती थी। जैसे ही उनका फोन आता, मैं सबसे पहले यही पूछती कि अब पिताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत अब कैसी है, क्या उन्होंने समय पर दवाई ली, क्या उन्होंने खाना खाया। भैया मुझे बताते कि अब पिताजी पहले से काफी ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है और अब वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और हर छोटे काम के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। एक दिन जब मेरे भैया से बात हो रही थी तो उनकी आवाज बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तब उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, पलक, सच बताऊं तो अब सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो गया। सुबह कंपनी जाना पड़ता है, वहाँ पिताजी का पूरा बिजनेस भी देखना होता है, क्योंकि अब वो खुद ऑफिस नहीं जा सकते। शाम को वापस घर आता हूँ तो पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है। कई बार रात में भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अकेले कैसे संभालूं। मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर लूं ताकि